मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः उद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी और आयुर्वेदिक चिकित्सा। इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं 1 मिनट सेटिंग को मैं ठीक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ और आप लोग को बोलने के लिए अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग जरूर बोलिएगा। लेकिन मैं जो बातें बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे डेली प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने ओसी पिल्स लिया है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया है, और उसके वजह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमेशा बिगड़ा हुआ है। कभी कभी मेंसेस को आगे ढकेलने के लिए लिया जाता है, प्रेगनेंसी ना होने के लिए लिया जाता है। तो बॉडी में बहुत ज्यादा, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम को गड़बड़ाया, आगे पीछे किया, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको आगे ढकेल दिया या पीछे कर दिया, तो उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो वो हमेशा इफेक्ट जो भी होता है, जो भी आप हॉर्मोन्स लेके अगर किया जा रहा है और इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो उसका हमेशा कार्य जो होता है वो लीवर के थ्रू होता है। तो हमें लीवर को ठीक करने का कार्य करना है। तो सबसे पहले
ओसी पिल्स अगर ले रहे हैं तो वह ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बंद करना है, पहली चिकित्सा हेतु बंद करना है। दूसरा, धनिया और जीरा का पानी देना है। फिर उसके बाद में शरीर में क्या क्या बॉडी में साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो वो देखना है, और फिर मानस प्रकृति क्या है वह देखना है। फिर हॉर्मोन्स की तरफ हमें देखना है, हॉर्मोन्स को इग्नोर नहीं करना है। जो भी मॉडर्न साइंस ने बताया है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, पैराथायराइड, जो भी है, एफएसएच, एलएच, ये सबको तो देखना ही है, लेकिन हमें आयुर्वेद के हिसाब से पहले बॉडी को देखना है। दोष धातु मल क्या है, दोष दूषित समूर्छना क्या हो रही है, यकृत का कार्य कैसा है, अग्नि कैसा है, जाठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि कैसा है, और उसके हिसाब से हॉर्मोन्स को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें फिर क्या करना है कि गर्भाशय को अच्छा करना है, तो जिसको हम बोलते हैं नारायणी या शतावरी, वह हमें गर्भाशय पे काम करने के लिए वो देना है। तो शतावरी घृत देंगे, तो वह अगर आप शतावरी देखेंगे तो प्रजास्थापन गण में बताया है। तो प्रजास्थापन गण का मतलब है कि वह गर्भाशय के जो लेयर्स हैं उसको मजबूत करती है। तो इसलिए शतावरी जो है वह देना है। पूरे बॉडी में काम करना है ओसी पिल्स का साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए। तो महामृत्युंजय कषाय करके है, स्त्री रोगाधिकार भेषज रत्नावली में उसका रेफरेंस है, उसका प्रयोग करना है। मन पे काम करना है तो जटा मांस्यादि कषाय, वह भी मानस रोग चिकित्सा में बताया है। जटा मांस, यह हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए। तो मांस्यादि कषाय दे दिया तो उससे मानस जो भी चेंजेस हुए हैं वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से अपथ्य पथ जो रहता है उसका संबंध महास्त्रोत से रहता है। तो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है, मतलब रास्ता जो है, हम लोग अलग अलग यूज करते हैं आयुर्वेद के चिकित्सक लोग। तो जीवनीय गण जो है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिर काकुली, मूत्र पर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि, मधु, इससे सिद्ध जो घृत है उसका हम पिचू बना के अगर योनि में रखें तो कृष स्त्री जो है वो बृहण उसका हो जाता है, मतलब बहुत वीक है, बहुत पतली है, तो उसका बृहण हो जाता है। ये प्रैक्टिकल जो भी मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में आप करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेखनीय गण का जो तेल सिद्ध किया है उसका पिचू अगर योनि भाग में रखा जाए तो स्थूल स्त्री स्त्री है वह कृश हो जाती है, उसका कर्षण होता है। तो यह भी आप लोग देखिए। आज मेरे पास एक बच्ची आई जो 17 साल की है। तो वो आज से 2-3 साल पहले आई थी। तो उसको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था। तो मैंने उसको सिंपल दवाई दिया, और उसके बॉडी पे मेरा दवाई काम भी करता है। उसके दादा दादी लेके आए थे बच्ची के, वो उस टाइम पे 15 साल की थी, 2 साल पहले के। तो टॉन्सिलाइटिस हो रहा था, बार बार हो रहा था, एंटीबायोटिक्स दे के भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्यवर्धनी और गंधक रसायन, ये 2-2 बीडी दे दिया था, ठीक हो गई थी। फिर उसको एक बार ऐसा आया कि मेंसेस बहुत हैवी मेंसेस आ रहा था, रक्त प्रदर हो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन दिया, उसकी गोलियां दी, तब भी वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो मेरे पास आई तो मैंने उसका दिनचर्या वगैरह अच्छा किया, और फिर वो ठीक हो गई। मैंने उसको बोलभद्र, प्रद्रांतक लो, तंडुलोदक, पुष्यानुक चूर्ण ऐसे दिया। मैंने उसको बोला था 3 महीने का कोर्स करिए, लेकिन वो एक हफ्ते में ही ठीक हो गई। फिर वो आई नहीं। फिर वो आज आई मेरे पास, अपनी मम्मी के साथ आई। तो वो आई 2 साल के बाद आई। तो 17 साल की बच्ची है और उसका वेट है 100 kg। तो कुछ ज्यादा ही वेट हो गया उसके, हाइट और वेट के हिसाब से देखा जाए प्रोपोर्शन से, तो उसका 40-45 ही होना चाहिए, लेकिन वो 100 kg हो गई। तो मैंने उसका पूरा हिस्ट्री लिया, केस टेकिंग किया। तो ऐसा पता चला कि वो रात भर ना इंस्टाग्राम चलाती है, रात भर व्हाट्सअप देखना, टिकटॉक देखना। पहले टिकटॉक था वो उसको बैन किया है, चाइनीज का वो था ना ऐप। तो टिकटॉक बैन किया, तो अभी रील्स देखना और रात भर इंस्टाग्राम चलाना, और फिर दिन भर सोना। और खाने में तो दही का सेवन बहुत ज्यादा है, और जंक फूड बहुत ज्यादा खाना है, और दूध और सब्जी साथ में खाना है। मतलब रात को जब भी खाना खाती है तो दूध भी लेती है और सब्जी भी लेती है, तीखा सब्जी। ऐसे बहुत सारे विरुद्ध चीजें मिली, और उसका पेट भी साफ नहीं होता है। उसके वजह से उसको पीसीओडी हुआ है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और उसके वजह से उसको हर 2 महीने या 4 महीने में मेंसेस आ रहे हैं। और उसको जब भी मेंसेस आते हैं तो पेनफुल मेंसेस होते हैं, डिस्मेनोरिया होता है, और क्लॉट्स गिरते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, ऐसे ब्लैक ब्लैक, कभी व्हाइट व्हाइट, ऐसे क्लॉट्स गिरते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है। तो और अगर महीना महीना साफ नहीं होगा तो वो जो रज है वो पूरे बॉडी में जाएगा। और फिर वो उसकी मम्मी बोली कि खाती कम है लेकिन उसका वेट क्यों बढ़ गया।
तो ऐसा पता चला कि वह जो मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा है उसका महीने महीने का, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। और उसको मतलब पूरा शरीर में उसने ऐसे बताया कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। उसने ऐसे बताया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगा। उसने कहा ब्लैक मैजिक किया था तो मेरा मूड स्विंग हो रहा था, चिड़चिड़पना, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा था, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसे उसने बताया। लेकिन मेरे आयुर्वेद के हिसाब से उसका जब साइकिल गड़बड़ हुआ है, जब उसका दिनचर्या और रात्रिचर्या सब गड़बड़ाया है, तो उसका मन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और इसीलिए उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसको हिरसुटिज्म या ऐसे कुछ भी तकलीफ नहीं है अभी, मतलब अभी हुआ है, 1-2 साल में ही हुआ है उसको। तो मैंने उसको कहा कि आपका सीरियस कंडीशन हो सकता है, पीसीओडी बढ़ते जाएगा, और फिर एलोपैथी में तो सिस्ट है, तो उसको पंक्चर करते हैं, और फिर से हो जाता है, और उसके बाद में पीसीओडी को ठीक करने के लिए एलोपैथी में एचआरटी करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो वो चिकित्सा तो है नहीं, फिर इनफर्टिलिटी हो जाए, और 17 साल की बच्ची है। और इसके वजह से जब उसको पीसीओडी और ये सब हुआ, तो उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, घर में बैठती थी। अब उसने 10th पास किया है 17 साल में, और 10th पास करके अभी आर्ट्स में एडमिशन लिया है, आर्ट्स कॉलेज में। तो मतलब कितना उसका माइंड बॉडी सब खराब हो गया है। तो अभी मैंने उसको बोला है कि आप कल आओ, फिर से केस टिकिंग करेंगे, आज थोड़ा गड़बड़ था। तो मुझे ये कहना है कि महीना न आना रेगुलर, और 2 महीने का गैप, कभी 4 महीने का गैप, ये कितना डेंजरस होता है कि पूरा शरीर को मेदावृतवात, पूरा शरीर सूज जाता है या फूल जाता है बहुत ज्यादा। और अभी वो 17 साल के, वो थोड़ा भी चलती है ना, 10 कदम भी चलती है तो सांस फूलने लगता है, आयासन श्वास होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और उसने मुझे ये भी बताया कि मेरे क्लास में ज्यादातर मतलब 50% से ज्यादा लड़कियों को पीसीओडी है और वेट बढ़ा हुआ है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें जो भी, अभी वो तो 17 साल की है, तो हम पीछू वगैरह नहीं रख सकते, लेकिन मैं बस एक केस बताया आप लोगों को। इसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कॉपर टी लगाया हुआ है। तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि कॉपर टी एक तरह से फॉरेन बॉडी है। तो गर्भाशय जो होता है उसको फॉरेन बॉडी समझ के, उसका मतलब वो जब भी इंटरकोर्स होता है, तो कॉपर टी जो है ना, कॉपर, वो क्या करता है कि शुक्राणु को जाने नहीं देता फैलोपियन ट्यूब तक, अंदर वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। तो एक तरह से वो कॉन्ट्रासेप्शन होता है। लेकिन उसके वजह से बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होता है, जब कॉपर टी निकाल के और इंटरकोर्स किया जाए, तो उपविष्टक और नागोदर यह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें चिकित्सा करना है ना, तो सबको होगा ऐसा नहीं है कॉपर टी के बाद, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें कॉपर टी का जो साइड इफेक्ट है उसको बचाना है, तो उपविष्टक और नागोदर की जो चिकित्सा अपने ग्रंथों में बताई है, वो यहाँ पे अप्लाई करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, कॉपर टॉक्सिसिटी जो होता है बॉडी में, तो कॉपर टॉक्सिसिटी अगर बच्चों को होता है तो विल्सन डिजीज करके होता है। लेकिन यहाँ पर भी कॉपर एक फॉरेन बॉडी है जो ज्यादा मात्रा में बॉडी में जा रहा है। तो शोधन और मारण के जो द्रव्य हैं, जैसे निर्गुंडी क्वाथ, उसमें शोधन बताया है, और मारण के लिए जो भी प्रोसेस बताए रस शास्त्र में, वो अगर दें तो कॉपर टी का जो बॉडी में साइड इफेक्ट हुआ है वह ठीक हो जाता है। मॉडर्न डॉक्टर्स तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दे देते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जब मेंसेस खत्म हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट है, कि जब रजकाल खत्म हो जाता है, मेंसेस खत्म हो जाता है, तो 6th डे से 12th डे तक जो टाइम रहता है, वह प्रसाद रूप रज का काल रहता है। उस समय ये जो रहता है गर्भाशय जो होता है वो तैयार होता है, उसके बाद में ओवुलेशन का पीरियड शुरू होने वाला होता है। तो इस समय हमें लक्षण का विचार करते हैं, तो गर्भ धारणा के लिए बॉडी अपने आप को तैयार करती है। और जब ओवुलेशन का पीरियड होता है, तो 13 to 18 या 28 डे तक पित्त का टाइम शुरू हो जाता है। तो जब पित्त का टाइम है, उस टाइम पे चिड़चिड़ आदि लक्षण होते हैं, तो उस समय पित्त शामक चिकित्सा करना है। जो 6th मेंसेस बंद होने के बाद जो 12th डे है, वहां पे हमें ये करना है कि हमें प्रीहण करने वाली दवाइयां देनी है। और 28 डे हो गया, ओवुलेशन का पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद नर्वसनेस बहुत ज्यादा आने लगता है। यह हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा एक सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है, मतलब विचार है, और ये आप देखने में भी आपको आएगा कि हम लोगों ने ग्रंथों में रजस वाला परिचर्या क्यों बोला है, कि मतलब
जब 5 दिन मेंसेस आते हैं तो स्त्री को अलग रखना है, उनके बनाया हुआ खाना नहीं खाना है। उसको अंधश्रद्धा से बोल दिया गया कि वो अछूत होती है, उसका छुआ नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब मेंसेस आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शरीर का रक्त निकल रहा है। हमें उसको अशुद्ध नहीं मानना है, हम डॉक्टर हैं और हमें समाज में भी बोलना है कि अशुद्धि नहीं होती है कुछ। जब शरीर में वो रक्त है, रज है, तो वो अंदर है तो ठीक है, और बाहर निकल रहा है तो अशुद्ध हो गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि निगेटिव तरंगे शरीर से बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो उस टाइम पे अगर खाना बनाया जाए और वह खाना अगर कोई खाए, अगर जैसे कोई स्त्री या कोई भी क्रोध में खाना बनाए, तो वो खाना खा के इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि ऐसी तरंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे बॉडी से निकल रही हैं, वह उस खाने को दूषित कर देंगी, एक तरह से दूषित भी बन जाएगा। लेकिन अगर वही प्रसन्न मन से बनाया जाए, जैसे प्रसाद होता है, या सरदार जी लोगों के उधर जाके देखिए लंगर का खाना कितना टेस्टी होता है। साईं बाबा के मंदिर में जाके देखिए कितना टेस्टी, क्योंकि वहां पे प्यार से बनाया जाता है। घर में भी जहाँ प्यार से बनाया जाता है, पॉजिटिव तरंगे आती हैं और वो पॉजिटिव होता है। इसी के आधार पे एक हमारा टीकाकार का एक मत है सुश्रुत संहिता में, कि जिस तरह से स्त्रियों में मेंसेस आता है 5 दिन, तो यहाँ हमें स्थूल रूप से दिखता है कि ब्लड आ रहा है, लेकिन पुरुषों में भी मेंसेस जैसा ही कंडीशन होती है कि इंसान पूरा महीना पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ महीने के कुछ दिन, 4 या 5 दिन, उसका मन जो है वो निगेटिव थॉट्स में आता है। और ये आप बहुत ये पीएचडी लेवल का पढ़ाई है। आप पुरुषों का अगर देखेंगे तो वह ना मतलब सब दिन खुश रहेंगे, लेकिन 4 5 दिन कंटिन्यूस उनको चिड़चिड़ होगा, मूड स्विंग होगा, निगेटिव विचार आएंगे। तो इसको बोला जाता है कि पुरुषों में भी मेंसेस आ रहे हैं। स्थूल रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन मन में उस तरह की कंडीशन होती है। उस टाइम पे कोई भी पॉजिटिव काम नहीं हो पाता है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। तो पुरुषों में भी होता है ये चीज, नेचर ने स्थूल रूप से स्त्रियों में दिखाया है, रक्त के रूप में रजस वाला टाइम होता है, और पुरुषों में भी होता है, लेकिन माइंड से होता है। ठीक है। अब इसको ऐसा मत बोले कि मैंने बोला कि पुरुषों में मेंसेस आते हैं, रजस वाला परिचय पुरुषों को भी करना है। ऐसा नहीं है। बहुत सूक्ष्म विचार है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। इसी तरह से हमें और क्या करना है कि कभी कभी छोटी बच्चियां होती हैं, उनमें स्तन वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसमें एक तो ये रहता है कि अगर वो हमें रोकना है, तो हमें रजस वाला परिचर्या का पालन करवाना है। गर्भाशय की शुद्धि अगर हो रही है, तो देवदारवा रिष्ट, जिरकाद्य रिष्ट और कार्पास मुलासव अगर दे दिया जाए, तो बहुत ही अच्छे से आर्तव शुद्धि होती है, गर्भाशय की शोधन हो जाता है, और ये स्तन वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है उसको वो कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से, और ये स्तन वृद्धि हो रही है, कम एज में ज्यादा हो रही है, तो ये रजो विकृति होती है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब खाना पीना इतना बिगड़ गया है कि रज जो है वो विकृत रूप से जाता है, और वो ऊर्ध्वगामी भी होता है। तो गर्भाशय पे भी उसका इफेक्ट होता है, हार्मोनल या फिर उत्तेजना वाली चीजें देखी जा रही हैं, उसकी वजह से ये सब विकृति आ रही है। भागवत पुराण अगर आप देखेंगे, तो उसमें ऐसा बोला है श्रीमद् भागवत पुराण में कि कलयुग जब रहेगा, तो कलयुग में ऐसा होगा कि 4 5 साल की लड़कियों को भी मेंसेस आने लगेगा, और मनुष्यों का हाइट कम होते जाएगा जब कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, और लोगों की मृत्यु जल्दी जल्दी होगी, और बच्चे भी जल्दी होंगे और मृत्यु भी जल्दी होगी। तो जो हमारा सुश्रुत संहिता में बोला है कि 12 मास से 12 साल के एज में प्यूबर ये मिनार्के होता है, और 50 55 में बंद होता है, 50 साल एवरेज बोला है बंद होता है, लेकिन ये चीजें कम होती जाएंगी, मतलब जल्दी जल्दी आने लगेगा। और ऐसा हो भी रहा है कि अर्ली एज में मिनारके हो रहा है, या फिर डिलेड मिनारके हो रहा है, ये भी देखा जा रहा है। तो इसमें हमें गर्भाशय को शुद्ध करने का काम करना है, और तिल तेल और बादाम तेल मिक्स करके लगाना है, अभ्यंग के लिए करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फलघृत और महापैशाचिक घृत ये देना है, मुस्तादी यापन बस्ती देना है, इससे फायदा होता है। और दूसरा बात है कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें पीरियड्स को पोस्टपोन करना है, तो हम क्या करें। वो एक चरिता में हमने कल परसों मुझसे पूछा था कि पोस्टपोन करना है तो क्या करें। तो इसका एक ऐसा विचार है, ग्रंथों में लिखा है कि हॉर्मोन्स लेके पोस्टपोन करना वो गलत है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बोला है कि नेचुरल वे से करेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो शतावरी और स्वर्ण मालिनी वसन अगर दे दिया जाए ना, तो पीरियड्स थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाते हैं।
क्योंकि हम कफ का काल को बढ़ा रहे हैं, वात का काल आने नहीं दे रहे हैं। हम स्वर्ण मालिनी वसंत और शतावरी दे रहे हैं। आप लोग प्रयोग करके देखिए कितने लोगों को फायदा होगा, इसका एनालिसिस करिए। और प्रीपोन करना है, मतलब जल्दी लाना है, जैसे कोई त्योहार वगैरह आ रहा है और या ट्रैवलिंग करना है और जल्दी लाना है, तो नींबू का बीज है ना, नींबू जो रहता है लेमन, उसका बीज खिला दें तो प्रीपोन हो जाता है। लेकिन इसको, ये जो है ये नेचर के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस एक विचार है कि ऐसा करने से होता है। अभी आप लोग कुछ थोड़ा बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ केस रिलेटेड कुछ बोलना चाहती हैं तो बताइए। कुछ दिमाग में आ रहा है, पीसीओडी या फाइब्रोइड से रिलेटेड कुछ बताना चाहें तो। नहीं सर, मुझे अभी एक रजस वाला परिचर्या जो आप ने अभी बताया ना, उस पे एक केस याद आ रही है सर। उसमें ना वो बच्ची थी, मतलब बहुत 17 या 18 एज की होगी। वो जिम्नास्टिक करती थी सर। और जिम्नास्टिक करना मतलब वो सुबह से उसका, मतलब उसका इतना पैशन था ना वो, कि मुझे लगता है सुबह का जो कॉलेज, मतलब वो कॉलेज जाती थी तो वो सुबह 3 घंटे तो करना ही करना है उसको, मतलब इतना पैशन था उसका। तो वो बहुत सारे जगह पे जो ये होता है ना, स्पर्धा वगैरह, वहां पे भी वो जाके वहां पे वो परफॉर्म करती थी। तो मेरे पास आई थी तो उसे ना सीवियर स्टमक पेन था, तब आई थी। तो उसके मुझे लगता है कि उन्होंने कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी सब करके वो आई थी। तो उन्होंने बस एक ही बोला था, बेरियम मिल भी कराया था उसका। तो उसने उन्होंने यही बताया था कि अंदर स्वेलिंग है, उसके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है। और फिर एलोपैथी ने बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई, पर उसको कुछ कुछ ठीक नहीं हुआ स्टमक पेन। एक्चुअली वो आई थी स्टमक पेन के लिए। फिर उसका मैंने जब पूरा हिस्ट्री लिया था ना, तो सर वो पीरियड्स के दिनों में भी जिम्नास्टिक करती थी। तो मैंने उसको सबसे पहले ये वो बंद करने लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं जाके अपान की दृष्टि है, और वो जो अनुलोमित होना चाहिए वो प्रतिलोमित हो रहा है। और उसके पीरियड्स में भी मैंने फिर पूछा तो उसको डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट थी। मतलब उसको वो पूरे महीने भर कोई तकलीफ नहीं लगती थी पीरियड्स में, पीरियड्स रेगुलर आ रहे थे उसको। पर इतना सीवियर पेन होता था उसको पीरियड्स के दिनों में, कि मतलब वो बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकल पाती थी उस दिन। उसको वोमिटिंग होना, पूरा स्टमक पेन होना, पैर का दर्द होना, मतलब रोती ही थी वो उस दिन। तो मैंने जब हिस्ट्री निकाली तो ये सब चीजें निकली। और फिर मैंने उसको रजस वाला परिचर्या समझाई। वो फिर ना सर पहले 1 महीने के बाद जब आई थी, उसका काफी हद तक स्टमक पेन तो पूरा चला गया था। क्योंकि वो उसको स्टूल रोकने की भी आदत थी। क्योंकि वो सुबह उठ के जिम्नास्टिक करना है, तो वो कभी भी रेगुलर मोशन पास नहीं करती थी। मतलब इरेगुलर था उसका मोशन, जब कॉलेज से आई तब करेगी, या फिर एक दिन छोड़ के करेगी। तो उसको खाने में भी घी बिल्कुल नहीं, कर एकदम पतली थी बिल्कुल, दिखने में जैसे वात प्रकृति टाइप। तो मैंने सबसे पहले उसको खाने में घी वगैरह खास खा स्टार्ट कराया, दूध पीने के लिए बोला। तो उसको सर ना स्टमक पेन तो एकदम जल्दी कम हो गया था उसका 1 मंथ में ही। फिर धीरे धीरे करके जैसे 4 साइकिल उसके गए, तो उसका वो जो यूटेराइन पेन था, डिस्मेनोरिया था, वो पूरा चला गया सर 4 महीने में ही। मतलब हमारी जो रजस वाला परिचर्या हमारे जो शास्त्रों में बताई गई है, बहुत ही मतलब इतना सोच के इन लोगों ने लिखा है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अगर शास्त्र को अच्छे से पढ़े और हर चीज को हम उस मतलब प्रैक्टिकल वे उसे उसे देख के हम अप्लाई करें, तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं सर। जी सर। जी। और मुझे ये कहना है कि आज जो मेरे पास एक बच्ची आई थी, जिसका मैंने कहा कि 17 साल की है और वेट हो गया 100 kg, उसका हेतु ये भी मिला कि वो मूत्र वेग को रोकती है, मतलब यूरिन का प्रेशर आता है और स्कूल जाती है, अगर अच्छा साफ क्लीन नहीं है तो करती नहीं है, 8 8 घंटे करती नहीं है, और घर आने के बाद करती है। और मतलब वेग अवरोध जो हमारे आयुर्वेद में बोला है कि रोगानुत्पादनीय, रोगों को उत्पन्न करने का ये हेतु है, वेगों को रोकना। तो सुबह से शाम तक वो यूरिन ही नहीं जाती है, प्यास भी लग रही थी, पानी कम पीती है कि मुझे यूरिन वॉशरूम में नहीं जाना है स्कूल के, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, तो या फिर उसको घिन आती है। तो ये जो हेतु बताया है ना, वो 100% सही है। चलिए, आप लोगों में से और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? टीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती जो हेतु है ना बहुत कॉमन हो चुका है अभी। मतलब कि मैं आस्था का ही बोलती हूँ कि उसके जब 12th के क्लासेस वगैरह चलते थे ना,
तो वो भी वैसे ही होल्ड करती थी। पर मैंने उसको समझाया था, बोलती थी टॉयलेट डर्टी है इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। मैंने पानी का बॉटल वैसे के वैसे ही लाती थी साथ में, वो पानी भी नहीं पीती थी। और यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर जैसे गई ना, तो वहां पे भी टॉयलेट्स अच्छे नहीं, इसलिए वो होल्ड करके रखती थी। फिर मैं आपको सुनती हूँ रोज, तो वो मेरे साथ जब भी सुनती है तो मैं उसको पॉइंट आउट करती हूँ, देखिए ये ऐसे करने से ऐसे होता है। तो अभी ना उसने बिल्कुल वो चीजें छोड़ दी है। मतलब बच्चों में दिखता है सर, बच्चे क्या मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोगों को देखा है कि अगर ट्रेन में यहाँ पे किसे ट्रैवल करना पड़ता है तो ये होल्ड ही करते हैं। मतलब उनको लगता है नहीं, यहाँ पे अभी उतर के कैसे जाएंगे, यहाँ से टिटवाला जाना है, यहाँ से समझो कुर्ला जाना है, तो फिर उनको होल्ड करने की आदत पड़ जाती है सर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। और ये नहीं रुकना चाहिए। रोग उत्पन्न होने के दो कारण बताएं। रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, अग्निमंद होना, और दूसरा वेगों का अवरोध करना, ये हेतु है। इसको हमें मतलब एजुकेट करना चाहिए कि नेचुरल अर्जेस जो हैं उसको नहीं रोकना है। जम्भाई आ रही है और उसको रोक रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जम्भाई को आप मुंह ढक के और जम्भाई ले लीजिए, लेकिन जम्भाई लेना बहुत जरूरी है। नेचुरल अर्जेस जो है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से वायु है। दूषित वायु जो है उसको बॉडी से निकलना जरूरी है। अगर आपने वायु को रोका तो फिर वो उल्टा डायरेक्शन में जाके और वायु का प्रकोप करेगा। इसी तरह से हमारे पास ना पेशेंट ऐसे आते हैं हिर्सुटिज्म के। मतलब उनको एक्सेसिव हेयर्स रहते हैं चेहरे पे। कुछ तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे हम पुरुषों को आता है दाढ़ी मूछें आती है, वैसे स्त्रियों को भी आता है। इतने हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मेल हार्मोन वो सीक्रेट होने लगता है। तो शेविंग करना पड़ता है रोज, रोज का रोज। नहीं तो कुछ ऐसे क्रीम लगा के और उसको बैठाया जाता है, ऐसे छुपाया जाता है मेकअप करके। तो ऐसे अगर रहे तो मतलब शरीर में पुरुषत्व जो है वह बढ़ रहा है ना। और जब हम लोग ये जो देखते हैं कि अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और पार्वती का एक अर्धनारीश्वर देखते हैं, तो हर पुरुष में कुछ स्त्रीत्व का गुण होता है और हर स्त्री में कुछ पुरुष का गुण होता है। अगर वो पुरुष का गुण ज्यादा बढ़ रहा है तो हिर्सुटिज्म विकृति रूप में दिखता है। हर पुरुष में स्त्रीत्व रहता है। इसका ओशो ने ऐसा बोला है, अभी कहाँ है वो, शशि मैम है क्या? वो ओशो ने बोला है कि अगर देवता अगर आपको चाहिए तो हमें स्त्रीत्व जैसा रहना चाहिए, मतलब हमें भक्त रहना चाहिए, तो भगवान आके प्रसन्न होंगे। अगर हम पुरुषत्व में रहेंगे तो फिर हम देवता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा, ये आध्यात्मिक बातें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम डिजीज वाइज पढ़ रहे हैं। तो अगर स्त्री शरीर में पुरुषत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हिर्सुटिज्म होता है, बाल अनावश्यक बाल आने लगते हैं। तो ऐसे में हमें स्त्रीत्व उत्पन्न करने वाली दवाइयां देनी है। फॉर एग्जाम्पल फल घृत दें, उससे स्त्रीत्व होता है। पुष्प धनवा रस दें तो उससे स्त्रीत्व उत्पन्न होता है। और जो शतावरी है और शंख और रौप्य भस्म, इससे स्त्रीत्व उत्पन्न होता है, जो रजत फॉर्मूला है। और ग्रंथिरज फॉर्मूला है पाठा त्रिकटु, इससे स्त्रीत्व निर्माण होता है, ज्यादा होता है। आर्तव जनन के जो द्रव्य, तिल का काढ़ा और गुड़, इससे स्त्रीत्व होता है। उसी तरह से अगर एक्सेसिव हेयर आ रहा है तो हमें गर्भाशय का शोधन करने की दवाइयां, जैसे दशमूला रिष्ट है, जिरकाद्य रिष्ट है, देवदारवा रिष्ट है, कार्पास मुलासव है, ये देना चाहिए। और या लक्ष्मणा रिष्ट है, वो देना चाहिए। और बीज ग्रंथि जो है, जो ओवम है, उनका कार्य नॉर्मल करना है। उसके लिए नष्ट पुष्पांतक रस या फिर पुष्प धनवा रस, या फिर हमें जैसे अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन सॉरी ओवल्यूशन होके और वो एग रप्चर नहीं हो रहा है, तो रप्चर होने के लिए हम लोग चित्रकादिवटी, लशुनादिवटी, या फिर अदरक स्वरस का नस्य, वो सब देते हैं। क्यों अदरक स्वरस क्यों देते हैं? क्योंकि आर्तवम आग्नेयम, आर्तव जो है वो आग्नेय है, वहां पे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो ओवल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग उष्ण द्रव्य देते हैं, जैसे चित्रकादिवटी, लक्षुनादिवटी, और नागकेशर चूर्ण, मुस्ता, और भारंगी, कुष्ठ, शुंठी, ये सब देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवल्यूशन अच्छे से होने लगता है। इसी तरह से बीज ग्रंथियों का कार्य नॉर्मल करना बहुत जरूरी है, तो ये जो मैंने दवाई बताई इससे करना है। फिर आमाशय का जो हम लोग अग्नि अच्छा करते हैं, जाठराग्नि अच्छा करते हैं, तो अच्छा रस धातु बनना जरूरी है। तो उसमें हमें कभी कभी ज्वर का हिस्ट्री मिलता है, इसीलिए भी वो पीसीओडी तक वो जाते हैं संप्राप्ति। इसलिए रस पाचक और आम पाचक, आरोग्य वर्धिनी वटी, ये सब दे के हमें अच्छा रस धातु बनाना है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि स्तन्याशय पे भी काम होता है और पांडु भी ठीक होता है और स्तन्य का भी शोधन होता है। तो स्तन स्तन
जैसे हम लोग बोलते हैं कि रसव स्रोतस, वैसे ही इसको प्रधानता नहीं दी है, लेकिन स्तन्यव स्रोतस भी होता है ना, वह भी शुद्ध होता है जब हम अच्छा रस धातु बनाते हैं। तो रस धातु अच्छा बनेगा, स्तन्यव स्रोतस भी अच्छा होगा, तो अपने आप हिर्सुटिज्म जो है वो ठीक हो जाएगा इंटरनली। इसी तरह से मज्जा धातु पे हमें काम करना है। तो मज्जा धातु के लिए हम लोग अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, जो स्वर्ण कल्प है वो मज्जा धातु पे काम करते हैं। और ग्रहणीगत पचन अगर हमने अच्छा किया, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, तो ग्रहणी को अच्छा करना है तो परपटी कल्प है, या फिर हमें आसवरिष दे रहे हैं, या फिर हम घृत कल्पनाएं दे रहे हैं, या लवण कल्पना दे रहे हैं। इनसे क्या होता है कि ग्रहणी कला अच्छी होती है। ग्रहणी कला अच्छा होगा तो मज्जा धातु भी अच्छा होगा। उसी तरह से हमें अस्थि धातु का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि यह अस्थि धरा कला सैव पुरुष धरा कला, यह पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला। तो पुरुष धरा कला का विचार करके हमें शोधन करना चाहिए। और और हमें जरूरत पड़े तो पुरुष संग्रहणीय गण, अगर अतिसार जैसे संप्राप्ति, तो पुरुष संग्रहणीय गण, पुरुष विरंजनीय गण, या पुरुष वर्धन करने वाले द्रव्य ये देना चाहिए। मतलब पेशेंट का पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अनुलोमन जो बोलते हैं हम लोग, रोज का रोज मल प्राकृतिक रूप से निकलना, इस ये अच्छा होगा तो अस्थि तत्व जो है शरीर का वो अच्छा हो जाएगा। अस्थि तत्व अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि अस्थि का मल क्या है, नख, रोम और जो भी है, बाल वगैरह है, उसकी उत्पत्ति प्राकृत होने लगी, विकृत नहीं होगी। तो हिर्सुटिज्म जो हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं अस्थि धरा कला की दृष्टि है। और अस्थि धरा कला क्यों दुष्ट है, क्योंकि पुरुष धरा कला विकृत है। तो इसका विचार करते हुए हम जब तिक्तक शीर बस्ती देते हैं, जो पटोल है, यष्टि मधु है, किरात तिक्त है और गुड़ुचि है, इसका दूध में पका के और महातिक्तक घृत या फल घृत डाल के अगर हम तिक्तक शीर बस्ती कंटिन्यू दें, तो इसका परिणाम ये होता है कि पुरुष धरा कला जो है वो अच्छी होती है। उसका इफेक्ट अस्थि धरा कला अच्छी होती है। अस्थि धरा कला अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा कि नख, रोम ये सब अच्छे हो जाएंगे। तो जिसको ज्यादा बाल आते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं। उसमें हमें बार बार वो जो भी किया जाता है, क्रीम लगा के खींच के निकाला जाता है, या शेविंग करना, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। जो वीट लगाने का वो आता है ना, एक क्रीम होता है वीट, VEET, वो लगाती है हीरोइंस और दिखाती है कि ऐसे हम बाल को निकाल रहे हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। बॉडी खुद ही वो चीज प्रोड्यूस करना बंद कर देगी अगर हमने अस्थि धरा कला को अच्छा किया, पुरुष धरा कला को अच्छा किया। और जो आयुर्वेद बताता है ना उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से शुक्र धातु को भी अच्छा करना बहुत जरूरी होता है हिर्सुटिज्म जैसे कंडीशन में, क्योंकि पुरुष का सारा तत्व निकल रहा है, तो वहां पे शुक्र धातु की भी विकृति है। इसीलिए वहां पे हमें शोधन कराना चाहिए, वमन विरेचन वगैरह करा के और रक्त मोक्षण करा के हमें पुष्प धनवा रस देना चाहिए। उससे स्त्रीत्व ज्यादा निर्माण होता है। पुष्प धनवा रस है, फलघृत है, काश्मीरी घृत है, और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, नष्ट पुष्पांतक रस है। पूरा मेंसेस को रेगुलेट करना है, अच्छा करना है। तो ऐसे जब करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि जो बाल थे ना वह सब आना बंद हो जाते हैं और पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? कंचन मैडम, आपके पास ऐसे हिर्सुटिज्म के पेशेंट आए थे? आपने कुछ किया है कुछ ट्रीटमेंट जी सर, उनका? आते हैं सर। मतलब एक फीमेल थी, मुझे अभी भी याद है। वो करीब करीब उसको 25 साल की एज थी। और वो जब आई थी मेरे पास तो उसके चेहरे पे बहुत बाल आते थे। पर मैंने जब उसको देखा तो मुझे नहीं लगा कि उसके चेहरे पे, ऐसे लगा मुझे कि जैसे कि कुछ भी नहीं है। पर वो बोली कि मैंने अभी वो लेजर थेरेपी कराया, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि कितने दिन से ये लेजर थेरेपी करा रहे हो आप? तो वो बोली कि मुझे हर 3 महीने में लेजर थेरेपी कराना पड़ रहा है। और करीब करीब 5 साल से वो कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि फिर ये अभी आप क्या लाइफ लॉन्ग करते रहोगे, क्योंकि ये मेंसेस तो आने ही वाले हैं, हॉर्मोन्स तो आपके बॉडी में चेंजेस होने ही वाले हैं। तो उनके पास आंसर नहीं था सर, क्योंकि कैसे है ना कि उनको मैंने समझाया, सबसे पहले तो मुझे मेरे आयुर्वेद के हिसाब से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है, क्योंकि वो PCOD की पेशेंट थी। तो मैंने एक पूरा डाइट पूछा तो बिल्कुल जैसे गड़बड़ वाला सब खाना। मतलब हेतु बहुत सारे मिले हैं कि वो एक CA का जॉब करती थी। बहुत ज्यादा सोचना है, रात में बहुत देर तक जागना है। और जो खाना तो बिल्कुल मतलब रोज ब्रेड के आइटम्स उसको चाहिए होते थे, सैंडविचेस वगैरह। तो ये सब मैंने पहले बंद कराया।
पर उसने मुझे फिर से कांटेक्ट नहीं किया सर। पर उसके मतलब मैंने ऐसे देखा कि उसे बार बार कितना बार करेगी। और फिर वो डॉक्टर ने भी बोला कि ये जैसे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन काफी रफ हो जाए आगे के लिए, इसीलिए वो आई थी। पर फिर बाद में उसका फॉलो अप नहीं मिला सर मुझे। जी सर। जी, लेकिन ये सब हमें अगर सोचेंगे ना, पुरुष धरा कला अच्छा करना है, अस्थि धरा कला अच्छा करना है, तो जरूर वो केश और लोम जो अतिवृद्धि है वो फायदा हो जाता है ना। चलिए हम और एक टॉपिक पे बात करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को काम आ रहा है क्या? बीना मैम कुछ बोलिए, आप लोग तो सुन नहीं रहे। ऐसे ही ना, हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं हिर्सुटिज्म के, तो हमें क्या क्या विचार करना चाहिए? एक तो, या हर मतलब गायनेक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, उसमें हमें सबसे पहले मेंसेस का हिस्ट्री टेकिंग करना चाहिए अच्छे से, और रजस वाला परिचर्या को साइंटिफिक वे में ठीक करना चाहिए। उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, रजस वाला परिचर्या विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक मॉडर्न साइंस। उसको किस तरह से हमें लेना चाहिए, अंधविश्वास वाला बात नहीं कि मतलब उसमें बोला है कि कपाल जो रहता है, मिट्टी का जो रहता है ना, उसमें खाना खाने को देने का, भिखारी जैसा देने का। पहले दिन वो कुछ धोबिन रहती है, फिर कुछ और रहती है, वैसा चीज नहीं, अंधेरे रूम में रखने का, ये सब चीज नहीं है। जो अत्याचार करना है वो नहीं बताऊंगा, अच्छी बात बताऊंगा और सच बात बताऊंगा। तो और मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरे क्लास में एक थी, शारीरिक क्रिया में एक लड़की थी, डॉक्टर पल्लवी। उन्होंने ना एक रिसर्च किया था। उन्होंने क्या किया कि 100 गर्ल्स लिया, 100 गर्ल्स में 50 गर्ल्स को रजस वाला परिचर्या करने को बोला, और 50 गर्ल्स को नॉर्मल जो जैसे कर रहे हैं वैसे। कॉलेज में उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, क्लिनिकल सर्वे किया था। उनका यही स्टडी था कि रजस वाला परिचर्या जो ग्रंथों में लिखा है वो सच है कि नहीं। तो मैं उनका थीसिस कभी आप लोग को दूंगा पीडीएफ। तो तो जिन लोगों ने, और उसका स्टडी किया 6 महीने तक, तो जिन लोगों ने रजस वाला परिचर्या किया, उन लोगों का ये रिसर्च में पता चला कि उनका सौंदर्य अच्छा हो गया, देखने में अट्रैक्टिव हो गई, उनका बीमारी ठीक हो गया जो भी था, जैसे इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी वगैरह, वो सब ठीक हो गया। कोई मेडिसिन नहीं दिया, नो मेडिसिनल इंटरवेंशन, ओनली रजत वाला परिचर्या कराया गया 6 साइकिल, और हर महीने में फॉलोअप लिया गया। तो उनका मतलब जो भी बीमारी था वो ठीक हो गया, ऊपर से उनको दिनचर्या भी फॉलो करने को लिए बोला गया था। तो उनका इंटेलिजेंस बढ़ गया, उनका सौंदर्य बढ़ गया, उनका काम करने का एफिशिएंसी बढ़ गया, हर चीज अच्छा हो गया। और जो 50 गर्ल्स को नहीं बोला गया था जो करना है वो करो, उनमें कुछ सिम्टम वैसे के वैसे थे, और ऋतु अनुसार, अपने स्ट्रेस के अनुसार वो कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा था। और कभी एक्ने हो रहा था, व्यंग हो रहा था, कभी बाल झड़ रहे थे, कभी कुछ ना कुछ हो रहा था। तो इस पर एक थीसिस लिखा गया, और ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ कि सच में जो रजस वाला परिचर्या करते हैं उनका शरीर ज्यादा शुद्ध और पवित्र और अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, सौंदर्य बढ़ता है। तो रजस वाला परिचर्या पे मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं आप लोगों को साइंटिफिकली बताऊंगा कि कितना अच्छा है, हमारे आचार्य लोगों ने बताया है। उसी तरह से हमें योनि व्यापक कौन सा है, उसके अंडर में कौन सा आ रहा है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। रजोदुष्टि जो है, वह रज कैसा रहा है, क्योंकि आजकल कैसा है कि बच्चे जो रहते हैं ना वो बाहर का खाते ही खाते हैं, पानी पूरी खाना ही खाना है, जंक फूड खाना ही खाना है, रात्रि जागरण करना ही करना है। तो रजोदुष्टि जो हो रहा है, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, उसको हमें ठीक करना है, और रजोदुष्टि की चिकित्सा है वह देना है। उसी तरह से पांडु, आज संतर्पण जन्य पांडु बहुत हो रहा है, या अपतर्पण जन्य, कि जीरो फिगर मेंटेन रखना है तो हम कम खाना खाएंगे, हाफ टिफिन खाएंगे। तो अपतर्पण जन्य भी पांडु हो रहा है, और ज्यादा खाने से भी पांडु हो रहा है। क्योंकि ज्यादा खाने से क्या होता है कि स्त्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, सब दुष्टि होती है, आम ज्यादा होता है, और पेट साफ नहीं होता है, लेट उठना होता है, लेट सोना होता है। तो अपतर्पण जन्य पांडु भी हमें देखना है, या अपतर्पण जन्य या संतर्पण जन्य, दोनों तरह का पांडु को देख के हमें चिकित्सा देना है। फिर दिनचर्या जो बताए हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, वहां से शुरुआत करके ब्राह्म मुहूर्त से उठकर पूरा दिन का बिना भूखे खाना नहीं खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सूर्य नमस्कार करना है, खुली हवा में रोज वॉकिंग करना है, ये सब हम बोलेंगे। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम और ओंकार का जप, ये जब हम करते हैं तो, और इसका प्रिंट निकाल के हर पेशेंट को देना है कि आपको ये सब फॉलो करना ही करना है। तो इससे क्या होगा कि जो बाल जो आ रहे हैं हिरसुटिज्म के,
वह आना ही बंद हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस या जो लेप वगैरह जो होता है वह सब होता ही नहीं है, और वो ठीक ही हो जाता है। और कुछ लोम शातन योग बताए अपने ग्रंथों में, अगर वो आ गए तो वो परमानेंट निकालने के लिए लोम शातन योग है, वो लगा दिया तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हमें प्राकृत मेद भी बनाना है, प्राकृत स्वेद भी बनाना है, और प्राकृत हेयर्स भी बनाने हैं। शरीर में अति लोम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अष्टो निंदतीय में बताया गया है। इस तरह से अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमें ज्यादातर स्त्रियों के कोई भी विकार में मिश्रक स्नेह से देना चाहिए, जिससे पेट अच्छे से साफ हो, कम मात्रा में देना है। उसी तरह से बला से बनाई हुई तेल का प्रयोग, जैसे शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, बला जिसमें धन्वंतर तेल, दशमूल तेल जिसमें बला है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और हरितकी का प्रयोग करना चाहिए। तो हरितकी जो है अंदर से क्लेद और कफ को सब बैलेंस करता है, और वो एक तरह से रसायन है, 3 महीना तक कंटिन्यू दे सकते हैं। हरितकी का प्रयोग अगर हर स्त्री को करें तो वह शरीर को अच्छा कर देती है, मतलब हॉर्मोन्स को बैलेंस कर देती है। इतनी अच्छी दवाई है हरितकी। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं और बताऊंगा। चलिए, आप लोगों में से कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? विनीता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। कुछ दिमाग में आ रहा है फाइब्रॉइड के पेशेंट, या फिर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। अगर सुनना पसंद है तो मैं बोलते ही रहूंगा, बोलते रहूंगा। हाँ, कॉपर टी का जो है, कॉपर टी निकालने के बाद जो होता है कि गर्भाशय का शोधन करना बहुत जरूरी होता है कॉपर टी निकालने के बाद। तो उसमें हमें ताम्र के मारण के द्रव्य जो है वह हमें लेना है। अगर चांस लेना है, कंसीव करना है, तो 3 महीने तक ताम्र मारण के जो वनस्पतियां बताई हैं उसका काढ़ा पीने के लिए देना है, और कुमारी आसव देना है। तो उसके बाद ना उसका जो साइड इफेक्ट है बॉडी से वह निकल जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आती हैं जिनका स्तनों का वृद्धि ठीक से नहीं हुआ रहता है। वो बहुत परेशान रहते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई हार्मोन खाते हैं। तो आयुर्वेद में उसके लिए क्या बताया कि नॉर्मल स्तनों की वृद्धि नॉर्मल हो, विकृत नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। जिनके बहुत स्मॉल ब्रेस्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए नारसिंह रसायन जो है वह आयुर्वेद का उत्तम से उत्तम दवाई है। नारसिंह रसायन देना चाहिए हमें, क्योंकि शुक्र व स्त्रोदस का मूल स्थान क्या है, शेफ और स्तन ऐसे बताएं, तो हमें वंग भस्म देना चाहिए, मतलब उनका शुक्र अच्छा करना है, तो वंग भस्म देना चाहिए। और अश्वगंधा और शतावरी का सिद्ध तेल को लोकल एप्लीकेशन के लिए प्रयोग करना चाहिए। एक रोहिश नाम का जो घास होता है, गवत, उसका हम लोग अगर लेप बना के लें या घृत सिद्ध करके दें, उससे भी बहुत अच्छे से वृद्धि होती है। एक ना कर्णपाली वर्धन तेल सुश्रुत संहिता में बताया है। पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी भी अपराधी को पनिशमेंट देना है, जैसे लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक काट दिया था, पनिशमेंट देना है ना, तो नाक काट देते थे, कान काट देते थे। किसी भी शत्रु को करना है, अभी जैसे ये यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है, तो वो लोग जेल में डालते हैं, सैनिकों को जेल में डालते हैं और साइबेरिया के जंगल में या वहां पे डाल देते हैं। पहले के जमाने में शत्रुओं को भी कान काट देते थे, नाक काट देते थे, ये पनिशमेंट दिया जाता था। तो फिर वो लोग जो जिनका नाक कट गया है, कान कट गया है, वो लोग वैद्य लोगों के पास आते थे। तो अपने आयुर्वेद के चिकित्सक जो ऋषि मुनि थे, वो लोग क्या करते थे, बॉडी के एक भाग का स्किन निकाल के और उसको रीनोप्लास्टी या कान का ऐसे मतलब प्लास्टिक सर्जरी करते थे, और साथ में कान पे लगाने के लिए कुछ तेल देते थे। और ऐसा भी मान्यता था कि जिसके कान बड़े बड़े हैं वह बहुत विद्वान है, उसका प्रभाव माना जाता था। राजा लोग के कान बढ़ा बढ़ा दिया ना, तो अलग व्यक्तित्व होता था। जैसे गौतम बुद्ध का कान देखिए कितना बड़ा बड़ा है। तो उसी के लिए कर्णपाली वर्धन तेल ऐसा बताया है सुश्रुत संहिता में, वह लोकल एप्लीकेशन वहां पे करना है, स्तनों पे करना है, तो स्तनों की वृद्धि होती है। इसी तरह से एरंड पत्र लेना है, उड़द दाल को एकत्र लेके और पीस देना है, उड़द दाल को फुला के और पीस देना है, और उसका कूट कर वहां पे लेप लगाना है, और पत्र पोटली स्वेद करना है। इससे भी स्तनों की वृद्धि होती है। इंटरनली शतावरी कल्प देना है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे ना किसी डॉक्टर ने शतावरी कल्प ना कंटिन्यू 10 साल खिलाया। मैंने कहा क्यों खाई आप? तो बोल रही थी कि मेरे को प्रेगनेंसी बार बार हो रही थी और मुझे दूध नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप शतावरी कल्प बहुत खाए। तो इसके वजह से क्या साइड इफेक्ट हुआ कि उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया।
और लेकिन वो पूरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। मतलब शतावरी कल्प भी अगर ज्यादा 10 साल कौन खिलाता है, लेकिन उनको खिलाया गया, अनजाने में खिलाया गया, उनके जो बच्चे हो रहे थे 2-2 साल में, तो वो डॉक्टर ने कभी मना ही नहीं किया कि आप बंद करो। जबकि बंद करना चाहिए, कोई भी दवाई जो है ना वो अति मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो शतावरी कल्प हिसाब से अगर दें हम, तो वह स्तनों की वृद्धि करता है। दूसरा, फलघृत और शतावरी घृत अगर दिया जाए तो वह भी स्तनों की वृद्धि करता है। कुमारी ऐसा और अशोकारिष्ट दिया जाए तो वो भी हार्मोन्स को ठीक करके और स्तनों की वृद्धि करता है। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। तो उसके कॉजेज होते हैं बीज दोष, या फिर एक साइड ना चोट लग गया, इंजरी हो गई, वो हो सकता है। या फिर फर्मेंटेड चीजें खाना, जो मतलब जैसे इडली है, डोसा है, फर्मेंट करके खाते हैं, है ना। फिर बेकरी आइटम वो खाना, विदग्ध चीजें खाना, मतलब जो आधा कच्चा आधा पक्का है वो चीजें खाना। कुछ मेडिसिन जो है वो ओवरीज को अफेक्ट करती हैं, हार्मोन्स, या फिर और भी दूसरी दवाइयां जो ओवरीज पे अफेक्ट कर रही हैं, उसके वजह से स्तनों की अनइवन डेवलपमेंट होता है। या फिर एंटासिड प्रेगनेंसी में खाना, माता ने अगर एंटासिड खाया, जेलुसिल खाया, एंटासिड, रेंटेक, पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, ये अगर प्रेगनेंसी के टाइम खाया वॉमिटिंग को रोकने के लिए, गर्भिणी को सर्दी होता ही होता है कम प्रमाण में, लेकिन अगर उसको रोकने के लिए, सर्दी वेग को रोकने के लिए अगर लिया जा रहा है एंटासिड, तो उसका क्या होता है कि उसके वजह से जो बच्ची होगी उसको प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सिलरी हेयर ज्यादा डेवलप जल्दी होने लगता है। और मेरे पास तो एक बच्ची आई थी, वो कुछ 3 या 4 महीने की थी, और उसको ना योनि, मतलब बच्ची थी एकदम एकदम इन्फेंट, उसको 3-4 महीने से, मतलब उसके जन्म के 3-4 महीने से, वो जब मेरे पास आई थी 4 साल की थी, तब से उसको वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैंने वो बहुत एंटीबायोटिक वगैरह खिला रहे थे, लेकिन और बच्चों को एंटीबायोटिक दे नहीं सकते हैं, और वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं उसको, जबकि बच्ची को तो होना नहीं चाहिए। और हाइजीन भी रखते थे, तब भी अंदर से कुछ स्त्राव जैसा निकलता था। और इतनी छोटी बच्ची है, 4 साल के एज में मेरे पास आई थी। मैंने उनका पूरा केस टेकिंग किया, तो हिस्ट्री में मिला कि माता ने प्रेगनेंसी में एंटासिड बहुत ज्यादा खाया था, बहुत ज्यादा, मतलब रोज 2-2 गोली ओमेप्रेजोल खाती थी। तो ये सब बॉडी में जाके नुकसान करता है, बच्चे पे इफेक्ट करता है, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। जो प्रोटोन पंप इनिबिटर है ना, वो बॉडी में अच्छा तो करता है लेकिन नुकसान ज्यादा करता है। ये सब चीजें प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। अब अनइवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट है तो एक्सरसाइज और जिम करने से, हिसाब से अर्ध शक्ति व्यायाम है वो करने से वो ठीक हो जाता है। बीज ग्रंथि पे अच्छा काम करने के लिए हमें पंचकर्म करना है, ट्रीटमेंट देना है। और बीज ग्रंथि को अच्छा करने के लिए हम लोग जो फलघृत, पुष्प धनवारस, नश पुष्पांतक रस, जो भी हम दवाइयां देते हैं वो काम करना है। और कामसूत्र नाम का जो ग्रंथ है, ऋषि वात्सायन ने लिखा है उसमें, और एक है अथंग रंग कर का जो पुस्तक है, उसमें स्तन वर्धन कल्प बताएं, उनका प्रयोग करें। कर्णपाली वर्धन तेल जहाँ जो स्मॉल ब्रेस्ट है उस पे लगाएं। इस तरह से, और ओवल्यूशन का जो पीरियड है उसमें अगर हम लोग करें, और काश्मीरी और मधुर द्रव्यों से सिद्ध तेल का पिचू रखें, कहाँ पे, ब्रेस्ट पे रखें, तो उससे ना स्तनों की वृद्धि नॉर्मल हो जाती है। और जिम करने से भी होता है, ये सब सच बात है, ये हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज, मैं कंटिन्यू बोल बोल के थक जाता हूँ। कंचन मैम आप कुछ बोलेंगी प्लीज, या वीना मैम? सर कर्णपाली वर्धन जो तेल है वो मतलब सच में कोई कर्ण यूज, मतलब किसी का कर्ण यूज करके वो बनाया जाता है या फिर नहीं नहीं नहीं, इंग्रेडिएंट? नहीं, कर्ण यूज नहीं होता है, उसमें वनस्पतियां रहती हैं। कान अच्छा। का फल, जो पाली मतलब कान का जो, क्या, पिना ऑफ द ईयर, उसको बढ़ाने के लिए कर्णपाली वर्धन तेल, ऐसे ओके। कर्णपाली। ये कर्णपाली जो होता है ना, कान का जो बाहर का जो होता है उसको बढ़ाने, जी सर। इसमें क्या ऐसा, कंटेंट है मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। हाँ सर, ऐसे पेशेंट आते हैं मतलब कि स्तन की वृद्धि नहीं है और बहुत बार एक्सेस ग्रोथ है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। मतलब दोनों टाइप के पेशेंट दिखते हैं और दोनों पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस दिखता ही है सर, जैसे कि उनको कुछ ना कुछ पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही है। एक पेशेंट तो इतनी, मतलब हाइट कम थी, 4.5 फुट हाइट थी और उसके ब्रेस्ट इतने बड़े थे कि बस, वो मतलब वो आई थी तो मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, तो मुझे लगा पहले ये हॉर्मोन्स वगैरह लेती होगी, तो वही कारण मिला सर कि वो कुछ जो 21 डेज के साइकिल के लिए वो जैसे
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना बच्चा नहीं होने के लिए, तो वो खा रही थी करीब करीब 3 साल से। और 3 साल के बाद जब उसकी ब्रेस्ट इंलार्जमेंट स्टार्ट हो गई तो फिर उसको पता चला कि ये अभी इसके साइड इफेक्ट है। उसमें सर ऐसे पेशेंट में फिर ब्रेस्ट, उसको तो मैंने एक्सरसाइज ही बोली थी, क्योंकि मेडिसिन में मुझे नहीं समझ में आ रहा था तब कि उसको क्या देना चाहिए। पर मैंने उसको जो एक्सरसाइज बताई थी तो वो करना स्टार्ट किया था। पर मुझे पता नहीं सर फिर उसका रिजल्ट कैसे आया। पर जो एकदम मतलब कि जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है ऐसे भी पेशेंट आते हैं, तो उसमें शतावरी वगैरह मैं देती हूँ तो उसका थोड़ा मुझे इफेक्ट मिलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो फीमेल है उसका एकदम अंडर वेट है तो भी ब्रेस्ट इंलार्जमेंट नहीं दिखता है। बहुत बार ऐसे होता है कि वेट अच्छा खासा है फिर भी इंलार्जमेंट नहीं दिखता है। तो मुझे ऐसे 2-3 पेशेंट में फायदा दिखा कि जहाँ पे बहुत ही क्रूश है, मतलब अंडर वेट है, उसका वेट बढ़ गया शतावरी से, और फिर वहां पे ब्रेस्ट इंलार्जमेंट दिखा। पर जो पेशेंट एक थी कि जो अच्छी खासी थी, बॉडी वेट अच्छा था उसका, तो उसमें मुझे नहीं दिखा सर कि ब्रेस्ट इंलार्जमेंट नहीं हुआ शतावरी से। उसका केवल वेट तो शतावरी नहीं देना है, उसमें पूरा चिकित्सा करना है हमें, जो मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा। नारसिंह रसायन, वंग भस्म, अश्वगंधा और शतावरी तेल लोकल एप्लीकेशन, या कर्णपाली वर्धन तेल, या फिर उड़द की दाल और एरंड पत्र को मिक्स करके, और मतलब उड़द दाल को पीस के कूट कर और उसका लेप, और फलघृत, शतावरी घृत, शोधन, कुमारी आसव, अशोकारिष्ट, शतावरी घृत, गंभारी का काश्मर्यादि घृत, फलघृत, ये सब देना पड़ेगा तभी होगा। सर वो वहां पे एरंड पत्र जो है वो उड़द की दाल गर्म होनी चाहिए या फिर ठंडा ही बांधना है ठंडा उसको? ठंडा ठंडा। जी सर, थैंक यू। हाँ। और बताऊं क्या, कि अभी टाइम हो गया, मैं एक ही दिन सब बताऊंगा तो आप लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा जोर है। होंगे बस इतना ही ना फिर शायद। आप लोग ये चाहते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस का क्या इलाज है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस का क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग यही टॉपिक चाहते हैं तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। अगर आप दूसरा टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, मैं दूसरा टॉपिक भी ले सकता हूँ। महेंद्र सर, आप कुछ बोलेंगे? आप कोई दूसरा टॉपिक भी चाहते हैं क्या अगले हफ्ते से, कि यही कंटिन्यू रखूं सर? महेंद्र सर, सर आप बताइए। सर इसमें इसमें यदि इस तरह से मॉडर्न के आप मैं कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हो तो करना चाहिए, आगे इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं 1 साल तक पढ़ा सकता हूँ सर। मैं इतने सारे चीजें 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सब एक लोग साल तक नहीं, इसको 7 दिन में अपने हिसाब से करके और फिर उसके बाद में और नए चैप्टर, क्योंकि लगातार बहुत बहुत टाइम होगा तो उसको बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी दिक्कत रहेगी सर। ठीक है। सर तो सर ठीक। थोड़ा हाँ सर सर हाँ, बोलिए थोड़ा सर। बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करते रहो तो थोड़ा उससे ठीक रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, क्योंकि सबको गायनेकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है ना, वैसे पेशेंट भी नहीं देखते हैं सब लोग। तो मैं बीच बीच में कुछ चेंज भी करूंगा, और ये कंटिन्यू करना है तो ये भी करूंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा, जो यस सर, पब्लिक डिमांड होगी उस पे लेक्चर होगा। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। सभी को प्रणाम, थैंक यू।